Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are all doing well. So once again I am your chemistry teacher from Trends High School Hassan Abdal, and today we will try to cover the rest of this chapter. So let's begin. Starting from properties of alkenes, first we will discuss physical properties. Physical property को अगर देखा जाए तो we simply mean how alkenes look like, मतलब कि इनकी फिज़िकल नेचर क्या है. सिंपली इस पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होंगे अल्कीन के, यानी कि ईथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, वो होंगे गैसेस, वाइल हायर मेंबर्स फ्रॉम C5 टू C15 विल बी लिक्विड, और इससे जो हायर मेंबर्स होंगे वो होंगे सॉलिड. मोर दे आर सेइंग कि जो अल्कीन्स हैं, सारी की सारी अल्कीन्स, मतलब कि हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड आ रहा है, वो इनसोल्यूबल होंगी इन वाटर और सोल्यूबल होंगी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. वाई? बिकॉज दे आर नॉन पोलर इन नेचर. पोलर इन नेचर होते अल्कीन्स तो वो सोल्यूबल होते ईजिली इन वाटर, पर क्योंकि इनकी जो नेचर है वो नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे, जैसे कि अल्कोहल. अच्छा, नॉन पोलर पोलर नेचर तो हमें समझ आती है, पर हम देखते हैं कि सिंपलर मेंबर्स गैसेस उससे हायर लिक्विड और उससे हायर सॉलिड्स क्यों हैं आखिर. यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं. फर्स्ट वन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सेकंड सरफेस एरिया या हम कह सकते हैं कि मोलिकुलर मास, एंड द थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन्स. अगर अल्कीन के उन मेंबर्स की बात की जाए जो गैसेस हैं इन नेचर, तो हम सिंपली कहते हैं कि अल्कीन की चेन कम है, मतलब कि उसका सरफेस एरिया कम है. हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम फ्यूअर हैं, जैसे कि C2 टू C4, या 2 कार्बन एटम है या 3 है या 4 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है. अब इसकी वजह से होगा क्या कि हमारे पास चेन की लेंथ शॉर्ट है, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया कम है. सरफेस एरिया कम है तो हम कहते हैं कि फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर चेन्स में. इसकी वजह से जो मोलिकुलर फोर्सेस होंगी वो भी इनके दरमियान वीक ही होंगी, जिसकी वजह से ये गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर. अगर हम इससे हायर मेंबर्स को देखें फ्रॉम C5 टू C15, वी सिंपली से कि चेन लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा हमारे पास चेन का. उससे होगा क्या कि हमारे पास जो मोलिकुलर मास है वो भी इंक्रीज़ होगा, हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होंगे, और जो इनके दरमियान इंटर मोलिकुलर फोर्सेस हैं वो भी टाइटली बाउंड करेंगी एटम्स को, और इसकी वजह से ये लिक्विड होंगे एट रूम टेम्परेचर. मज़ीद हायर मेंबर्स की तरफ मूव करें तो वी सिंपली से कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम मज़ीद बढ़ गए हैं. इसकी वजह से होगा क्या कि सरफेस एरिया चेन का और बढ़ जाएगा. इसकी वजह से हमारे पास मोलिकुलर मास जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, और क्या होगा हमारे पास कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो भी स्ट्रॉन्ग इनफ होंगी कि वो टाइटली बाउंड कर सकें कार्बन एटम्स को एक दूसरे के साथ. इसकी वजह से जो हमारे पास हायर मेंबर्स हैं C16 से ऑनवर्ड, हमारे पास वो सॉलिड्स होते हैं. अच्छा, सॉलिड्स में भी वी कांट से कि ये रिजिड होंगे इन नेचर, ये वैक्सी सॉलिड्स होंगे. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिंपली हमें एक्सप्लेन करती हैं कि रिएक्टिविटी कैसी होगी अल्कीन्स की, मतलब कि वो किस तरह रिएक्ट करेंगे. अब क्योंकि हमें पता है कि अल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इस डबल बॉन्ड को हम इजीली सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं. अच्छा, ये कन्वर्ट होगा कैसे? जब हम इसमें कुछ ऐड अप करेंगे. ऐड अप करने को हम क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन. हम सिंपली कहते हैं कि अल्कीन की एक मेजर प्रॉपर्टी ये है कि वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ को इजीली हम इसमें ऐड अप कर सकते हैं. अब इसके एडिशन रिएक्शन में हम ब्रोमीन की एडिशन देखेंगे, वाटर की एडिशन देखेंगे, इसकी हाइड्रोजनेशन देखेंगे, मतलब कि हाइड्रोजन को ऐड अप करना. फर्स्ट रिएक्शन जो उन्होंने हमें बताया है वो है रिएक्शन विद हैलोजन. ये हैलोजन्स के साथ किस तरह रिएक्ट करेगा, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे ही हैलोजन्स हैं, पर फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते और उसकी काइनेटिक्स को भी स्टडी नहीं कर सकते. और आयोडीन को देखा जाए तो उसकी रिएक्टिविटी इतनी कम है कि रिएक्शन कंप्लीट होने में ही काफ़ी टाइम हमारा लग जाता है.
अगर क्लोरीन और ब्रोमीन को देखा जाए तो मॉडरेट लेवल पे ये रिएक्ट करते हैं। हाँ, अगर क्लोरीन और ब्रोमीन को भी कंपेयर किया जाए तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन ज़्यादा ही होगी, मतलब कि उसकी भी काइनेटिक्स को हम स्टडी कर तो सकते हैं, एडिशन पॉसिबल है, पर मेनली हम प्रेफर ब्रोमीन ही को करेंगे क्योंकि ईज़िली ये एडअप होगा और मॉडरेट लेवल होगा हमारे पास रिएक्टिविटी का। इसके एडिशन ऑफ हेलोजन को हम हेलोजिनेशन भी कहते हैं, मतलब कि हेलोजेंस को एडअप करना। हमें पता है कि ब्रोमीन डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि रेडिश ब्राउन होता है इन नेचर। अगर हम ब्रोमीन वाटर को या सिंपली हम कहते हैं कि ब्रोमीन को एडअप करें या रिएक्ट करवाएं अल्कीन के साथ, तो हमारे पास ये रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर होगा। किस वजह से? हमें पता है कि डबल बॉन्ड जो होगा अल्कीन का वो सिंगल में कन्वर्ट होगा और हमारे पास ब्रोमीन अक्रॉस डबल बॉन्ड एडअप होगा। कैसे? कि एक कार्बन के साथ एक ब्रोमीन का एटम और दूसरे के साथ दूसरे ब्रोमीन का एटम। सिंपली इसे हम एज अ टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हमें अगर पता चलाना हो कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, मैं कहती हूँ कि मेरे पास 2 सैंपल्स हैं, एक अल्कीन का है और एक अल्केन का है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जो सैंपल मुझे चाहिए अपने रिएक्शन के लिए अल्कीन चाहिए? पर पता नहीं है मुझे कि इन दोनों सैंपल्स में से अल्केन कौन सा है और अल्कीन कौन सा है। मैं सिंपल ब्रोमीन वाटर टेस्ट करूँगी। कैसे? कि ब्रोमीन वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करवाऊँगी, अल्केन के सैंपल में भी ऐड करूँगी, अल्कीन के सैंपल में भी ऐड करूँगी। मुझे पता है कि ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन है, मेरे पास जिस सैंपल में ये रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हुआ, डीकलराइजेशन हुई, मतलब कि ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन आ गया, मैं उस सैंपल को चूज़ करूँगी। वाई? बिकॉज आई नो कि जो अल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और डीकलराइजेशन इसी वजह से हुई है कि वो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ है जब इसका रिएक्शन हुआ है ब्रोमीन के साथ और एडिशन हुई है ब्रोमीन की। अब देखने में तो हमें सिंपल लगता है कि इधर से ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ा, उधर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ा, एक ब्रोमीन एक तरफ चला गया, दूसरा ब्रोमीन दूसरी तरफ चला गया, पर इतना सिंपलर ये रिएक्शन होता नहीं है। अब इसके मैकेनिज़्म को स्टडी करना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपकी बुक में ओवरऑल रिएक्शन दिया है, पर मैं आपको इसका मैकेनिज़्म बताती हूँ। एक बात आपने याद रखनी है कि एडिशन रिएक्शन के रिज़ल्ट में हमेशा वेसिनल डाइहैलाइड्स बनेंगे। वेसिनल डाइहैलाइड का क्या मतलब है? कि एडजेसेंट कार्बन एटम पे 2 हेलोजेंस ऐड अप होंगे, मतलब कि नेबर कार्बन एटम पे 2 हेलोजन ऐड होंगे। वी कांट से कि हेलोजेंस एक ही कार्बन की तरफ मूव करेंगे, मतलब कि एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन ऐड होंगे। एक कार्बन पे होगा, एक कार्बन पे होगा, मतलब कि नेबर्स में होंगे। इसी को हम कहते हैं वेसिनल डाइहैलाइड। वेसिनल समझें कि एडजेसेंट पे, नेबर में, डाई मतलब कि 2, हैलाइड मतलब कि हेलोजन, 2 हेलोजन एटम ऐड अप होंगे एडजेसेंट कार्बन एटम पे, इसे हम कहते हैं वेसिनल डाइहैलाइड्स। हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन हमारे पास प्रोसीड करता है वाया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्या? इससे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल इज़ एनी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी जो कि डोनेट करती है अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोफाइल इज़ एनी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी दैट एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू फॉर्म न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है तो हम कहते हैं कि डबल बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव कर सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड हम कहते हैं, या मेनली हम कहते हैं कि जो पाई बॉन्ड है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लिहाजा वो अटैक करेगा ब्रोमीन के एटम पे और न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करेगा। इसकी वजह से होगा क्या? ये इस तरह का केस है कि मैं कहती हूँ कि मेरी कोई फ्रेंड है, मैं उसको कहती हूँ कि आज हम मिल के लंच करते हैं, शेयर करके करते हैं। वो कहती है मैं तो आज कुछ लाई ही नहीं हूँ। मैं कहती हूँ खैर है, मेरे पास है ना, हम दोनों मिल के कर लेते हैं। फिर मैं उसको भी दूँगी और ख़ुद भी लूँगी। तो ये वही हिसाब है कि न्यूक्लियोफाइल वो होगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का पेयर ये डोनेट करेगा और जिसको डोनेट करेगा उसको इलेक्ट्रॉन्स लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ब्रोमीन को देखें, मैंने डबल जो बॉन्ड है उसका एरो लगाया है टू ब्रोमीन,
और जो ब्रोमीन का बॉन्ड है वो ब्रोमीन के ऊपर दूसरे ब्रोमीन के एटम के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो पाई बॉन्ड है वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को टू द ब्रोमीन, और जो हमारे पास ब्रोमीन का ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे ब्रोमीन के एटम पे शिफ्ट हो रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा जिसको हम कहते हैं ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट। अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है 3 मेंबर्ड, इसमें ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो मैंने ऑरेंज कलर से शो किया है। पॉजिटिव चार्ज सिंपल ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने देखा है कि पीछे ब्रोमीन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है, यहाँ ब्रोमीन 2 बॉन्ड बना रहा है। 2 बॉन्ड बनाने के लिए ये अपने लोन पेयर को यूज़ कर रहा है। लोन पेयर को यूज़ करेगा तो हम सिंपली कहते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। इसका एक लोन पेयर तो यूज़ हो गया, इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा ब्रोमीन है जिसका बॉन्ड ब्रोमीन के ऊपर शिफ्ट हो रहा था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ब्रोमीन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं, हम कहते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ग्रुप 7 है, हेलोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उस ब्रोमीन एटम के पास जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में सिंपली हम क्या कहते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन है ये अटैक करेगा कार्बन एटम पे, किसी भी साइड से कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। मैंने यहाँ पर इसको नंबर नहीं किया 1 2 के लिहाज से, किसी भी कार्बन एटम पे ये अटैक कर सकता है और दोनों कार्बन एटम पे एक एक ब्रोमीन ऐड अप होगा। सिंपली हम कहते हैं कि वेसिनल डाइहैलाइड बनेगा, या हम कहते हैं कि 1,2 डाइब्रोमो ईथेन बनेगा। इधर सिंपल सा मैकेनिज़्म है, सिर्फ समझने की बात यह है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से प्रोसीड करता है, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जो पाई बॉन्ड है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ब्रोमीन को ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर चूज़ करेगा। अगर आप सिंपल रिएक्शन करते हैं जो बुक में गिवन है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। आपने करना क्या है सिंपल कि अगर जितनी भी लंबी चेन आ जाए जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा अल्कीन में, सिंपली वहाँ पर ब्रोमीन ऐड होगा। जिन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक ब्रोमीन एक कार्बन के साथ, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन के साथ, एज अ रिजल्ट वेसिनल डाइहैलाइड बनेंगे। सेकेंड रिएक्शन इज़ रिएक्शन विथ पोटाशियम परमैंगनेट, जिसे हम कहते हैं KMnO4। हमें पता है कि पोटाशियम परमैंगनेट का कलर पिंक होता है, जैसे हम पिंकी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें होगा क्या, इस टेस्ट को बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं। सिंपली क्या करेंगे कि जो अल्कीन है वो रिएक्ट करेगा KMnO4 के साथ, और जो पिंक कलर होगा KMnO4 का, पोटाशियम परमैंगनेट का, वो डिसअपीयर होगा और हमारे पास जो सोल्यूशन है उसका कलर चेंज होगा, और जो कलर हमें मिलेगा वो होगा डार्क ब्राउन, जो कि है मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 का। रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, हम अल्कीन लेंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। होगा क्या कि हमारे पास डायोल बनेगा। डायोल किसे हम कहते हैं कि अल्कीन के साथ OH ग्रुप ऐड अप होगा। लास्ट केस में जैसे हमारे पास वेसिनल डाइहैलाइड बने थे, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है वेसिनल डायोल, यानी कि एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ 2 OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड अप होंगे। अगर हम ईथीन को ले रहे हैं तो हम सिंपली कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो होगा इथाइलिन ग्लाइकोल। सिंपली ईथीन को रिएक्ट करवाएंगे हम KMnO4 के साथ और इथाइलिन ग्लाइकोल हमें मिलेगा, जिसका कलर तो वैसे पिंक कलर नहीं होगा, पर मैंगनीज डाइऑक्साइड के बनने की वजह से जो सोल्यूशन का ओवरऑल कलर है वो पिंक पर्पल कलर से चेंज होगा और कन्वर्ट होगा डार्क ब्राउन में। इसे भी हम एज अ टेस्ट यूज़ करते हैं अनसेचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए कि हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है या अनसेचुरेटेड। अब सिंपली मैं कहती हूँ कि मेरे पास फिर से 3 सैम्पल्स हैं, एक है अल्केन का, एक है अल्कीन का, एक है अल्काइन का। जब हमने बात की थी हेलोजिनेशन की, मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस, ऊपर वाला रिएक्शन, तब हमने डिस्कस किया था कि जो एडिशन ऑफ हेलोजन है वो दोनों के साथ पॉसिबल है, अल्कीन लें तो भी, अल्काइन लें तो भी। इस केस में मैं अगेन कहती हूँ कि मेरे पास 3 सैम्पल्स हैं, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, पर मैंने चूज़ करना है अल्कीन का सैम्पल। मुझे कैसे पता चलेगा कि जो रिएक्शन मैंने परफॉर्म करना है उसके लिए अल्कीन मुझे चाहिए और अल्कीन इन तीनों में से कौन सी है। इस केस में सिंपली मैं
रिएक्शन करवाऊंगी विद पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4। अब वो सोल्यूशन जिसमें पिंक कलर KMnO4 का डिसअपीयर हुआ और मेरे पास ओवरऑल सोल्यूशन का कलर ब्राउनिश आया, तो मैं उस सोल्यूशन को चूज़ करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अल्कीन का है डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होंगे और मेरे पास डायोल, वेसिनल डायोल मुझे मिलेगा। एज अ रिज़ल्ट वो सोल्यूशन जो मेरे पास होगा वो अल्कीन का होगा। अब अल्काइन का भी तो मैं कह सकती हूँ, ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा, डबल फिर सिंगल में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऐड अप होंगे, तो मेरे पास वो भी एक तरह का डायोल ही मिलेगा जिसमें 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऐड होंगे। पर ये रिएक्शन इतना सिंपलर नहीं होता। सिंपली हम कहते हैं कि अल्कीन तो रिएक्ट करता है KMnO4 के साथ, हमें वेसिनल डायोल मिलता है, पर अल्काइन रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट अगर करेगा तो ये हमारे पास कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स मिलेंगे, डायोल नहीं मिलेगा। लिहाजा कलर चेंज हम नोटिस नहीं कर सकते, उसे एज अ टेस्ट हम फिर यूज़ नहीं कर सकते कि हम पता चला सकें कि अल्काइन प्रेजेंट है या नहीं। अल्कीन की डिटेक्शन के लिए ये बेस्ट है। नीचे मेंशन है कि इथाइलिन ग्लाइकोल को हम एंटी फ्रीज के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब एंटी फ्रीज क्या है? एंटी फ्रीज सिंपली कोई भी एडिटिव होता है जो कि लोअर करता है फ्रीजिंग पॉइंट को और बढ़ा देता है बॉइलिंग पॉइंट को किसी भी वाटर बेस्ड लिक्विड के। मतलब कि कोई भी हमारे पास लिक्विड है, अगर हम एंटी फ्रीज़ को यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अगर ओरिजिनल हम कहते हैं कि 70 है तो वो 80, 90 या 100 पे उसको कर देगा, और अगर हम कहते हैं कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 है तो उससे भी डाउन पे उसके फ्रीजिंग पॉइंट को वो कर देगा। एप्लीकेशन इसकी क्या है कि मेनली इसको ऑटोमोटिव इंजन्स में यूज़ किया जाता है, यानी कि जितने भी इंजन फ्लूइड्स हैं उनको सर्दियों में फ्रीज़ होने से और गर्मियों में उनके बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने में रोका जा सके। नीचे है सेल्फ असेसमेंट 9.3। फर्स्ट रिएक्शन अगर देखा जाए तो सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, हेलोजिनेशन रिएक्शन है। होगा क्या सिंपल कि जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है CH डबल बॉन्ड CH2, दोनों कार्बन के अक्रॉस एक एक ब्रोमीन ऐड होगा और हमारे पास वेसिनल डाइहैलाइड बनेंगे। सेकेंड रिएक्शन को देखा जाए तो सेम, जहाँ पर ऊपर वाले केस में ब्रोमीन ऐड हो रहा था, नीचे वाले वेसिनल डायोल बनेंगे। और थर्ड वन अगर रिएक्शन हम देखें तो हम कहते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्रेजेंट है, मतलब कि ये अल्केन है। अल्केन तो रिएक्शन देते ही नहीं है KMnO4 के साथ, लिहाजा ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। सिंपल सी सेल्फ असेसमेंट है, आप खुद ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट रिएक्शन इज़ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है? सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब जो प्रोसेस है हाइड्रोजिनेशन का, इसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए होगा, मतलब कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करना पड़ेगा। जो कैटलिस्ट मेनली हम यूज़ करते हैं वो है निकल, पर अगर हम निकल को यूज़ करेंगे तो हमें 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर फिर भी चाहिए होगा। इसके साथ साथ हायर प्रेशर भी रिक्वायर्ड है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इस कैटलिस्ट को रिप्लेस करें विद अदर्स जैसे कि प्लेटिनम या फिर प्लेटियम, तो हम रूम टेम्परेचर यानी कि 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये रिएक्शन कैरी कर सकते हैं। उस केस में ईजिली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। रिएक्शन सिंपल है, ईथीन का मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जिस तरह हमने ब्रोमिनेशन के केस में ब्रोमीन ऐड किया था और KMnO4 के केस में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऐड किए थे, इस केस में हाइड्रोजन ऐड अप होगा। नीचे अब इससे रिलेटेड सेल्फ असेसमेंट है। सिंपल, जहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हम वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड अप करेंगे, मतलब कि सिंपली ये अल्केन में कन्वर्ट होगा। आप इसको ओपन फॉर्म से ईजिली समझ सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन ज़रा हम देखते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हमारे पास 2 इसमें हाइड्रोजन है और 2 कोई से भी R ग्रुप्स हैं, मतलब कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हैं। प्लेडियम की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन किया है एट रूम टेम्परेचर, हाइड्रोजन एडअप किया है H2 मॉलिक्यूल। अब होगा क्या, हमारे पास यहाँ पर सिन एडिशन होती है। वी कैन सिंपली से कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट होगा और एक एक हाइड्रोजन बोथ साइड्स पे ऐड अप होगा, और ये जो हाइड्रोजन की एडिशन है ये सेम साइड पे होगी, इसे हम कहते हैं सिन एडिशन। आपने सिंपली क्या करना है कि जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको ख़त्म करके सिंगल में कन्वर्ट करना है और इसी तरह एक हाइड्रोजन ऐड अप करना है। जो
हाइड्रोजन मैंने ऐड किया है वो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहा है, मतलब कि वो आउटसाइड से मैंने ऐड किया और दोनों हाइड्रोजन एटम जो है ना वो सेम साइड पे ऐड हुए हैं, इसलिए मैं इसे कह रही हूँ ये सिन एडिशन है। अगर ऐड अप मैं इस तरह नहीं कर सकती कि एक ऊपर ऐड किया मैंने, एक नीचे मैं ऐड करूँगी, एक मैं आर की पोजीशन पे ऐड करूँगी, नहीं, दोनों सेम साइड पे ऐड होंगे हमेशा। हम कह सकते हैं कि ये सिंपल सा रिएक्शन है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, पर हम ये नहीं कह सकते कि इतना सिंपलर है कि हम हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ें, उधर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करें और एक हाइड्रोजन एक तरफ मूव करेगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी तरफ मूव करेगा। ये भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसके मैकेनिज़्म को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगा? सिंपल, हम कहते हैं कि मेटल कैटलिस्ट है, उसकी सरफेस पे अटैच होगा हाइड्रोजन एटम, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। आपको एक पिंक कलर में और एक ब्लूइश पर्पलिश कलर में हाइड्रोजन शो हो रहा है, उसके दरमियान एक ब्लैक कलर का बॉन्ड है। वो बॉन्ड टूट जाएगा जब ये मेटल सरफेस पे ऐड अप होगा। अब उसी मेटल सरफेस पे हम ऐड करते हैं अपना अल्कीन, अटैच करते हैं उसके साथ। सिंपली नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या हमारे पास कि एक हाइड्रोजन मूव करेगा टुवर्ड 1 कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन सिंपली हम कहते हैं कि मूव करेगा टुवर्ड 2nd कार्बन। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास अल्कीन सिंपल बना है इसको हम डी अटैच कर लेंगे मेटल की सरफेस से। और लास्ट रिएक्शन इज़ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सिंपली वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, मतलब कि एक हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होता है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हम कह सकते हैं सिंपली कि हाइड्रोजन एक कार्बन की तरफ मूव करेगा इस केस में और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन की तरफ। पर चॉइस हम पर डिपेंड नहीं करती, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग ये ऐड नहीं हो सकता कि हम जिस कार्बन पे मर्ज़ी हाइड्रोजन ऐड करें और जिस कार्बन पे मर्ज़ी हाइड्रोक्सिल ऐड करें। इसका एक रूल है, वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज़्म क्या है। ये एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, मतलब कि एसिड को एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अगर कोई भी एसिड यूज़ किया है, जैसे आपकी बुक में मेंशन है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब जो एसिड है वो फर्स्ट अपना जो प्रोटॉन है वो ट्रांसफ़र करेगा टू वाटर, ताकि वाटर को हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सके, क्योंकि हमारे पास वाटर वीक इनफ होता है कि ईज़िली हम इसे अक्रॉस डबल बॉन्ड ऐड नहीं कर सकते। फर्स्ट इसको हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन में ये कन्वर्ट कैसे होगा, जब एसिड कोई भी आएगा और अपना प्रोटॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा। नेक्स्ट हम देखें तो हम कहते हैं कि सेम रिएक्शन प्रोसीड करेगा। जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसका जो पाई बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करेगा और हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। एज अ रिज़ल्ट जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो शिफ्ट होंगे टूवर्ड ऑक्सीजन। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड होगा और वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास अब कि जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, वो अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा कार्बन, उस कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। एज अ रिज़ल्ट पूरा वाटर का मॉलिक्यूल उसके साथ ऐड अप होगा, अटैक करेगा उसके ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल हम क्या करते हैं कि अगेन हम वाटर लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, दोबारा से हम हाइड्रोनियम आयन को रीजनरेट करेंगे, कैटलिस्ट को रीजनरेट करेंगे। वो वाटर के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन लेगा और उसको हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट करेगा। सिंपली अगर ओवरऑल हम रिएक्शन देखें तो हम कहते हैं कि एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है और दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है। आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं, जैसे आपकी बुक में गिवन है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक साइड पे आप हाइड्रोजन डायरेक्ट ऐड कर दें और एक साइड पे आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दें। मैकेनिज़्म सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब पीछे हमने डिस्कस किया है कि हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन नहीं प्रोसीड करता, मतलब जहाँ पर हमारा दिल किया हाइड्रोजन ऐड किया और जिस कार्बन के साथ दिल किया हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किया, नहीं, ये एक रूल के ज़रिए होता है जिसे हम कहते हैं मार्कोनी-स्कोप रूल। अब मार्कोनी-स्कोप रूल सिंपली कहता है कि अगर हमने वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना है अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो सिंपली हाइड्रोजन को उस कार्बन के साथ ऐड करेंगे जिस कार्बन के साथ ऑलरेडी हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हैं, और हाइड्रोक्सिल उस कार्बन पे ऐड अप होगा जिसके साथ हाइड्रोजन का नंबर कम है। इसमें सिमेट्री डिपेंड करती है। अब अगर आप ऊपर वाला रिएक्शन देखें तो रिएक्शन क्या है,
ईथीन का मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है। इस केस में तो सिंपल सा सीन है कि जिसके साथ मर्ज़ी हाइड्रोजन ऐड कर दो, जिसके साथ मर्ज़ी हाइड्रोक्सिल ऐड कर दो, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन के नंबर इक्वल हैं। पर नीचे वाला अगर रिएक्शन देखें हम, तो उसमें टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऐड है। एक कार्बन है जिसके साथ एक हाइड्रोजन है और दूसरा कार्बन है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन है। इस केस में अब मैं क्या करूँगी, वाटर का मॉलिक्यूल अगर ऐड करना है तो मार्कोनिस्कोव रूल को यूज़ करूँगी, जो क्या कह रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन को उस कार्बन के साथ ऐड करना है जिसके साथ ऑलरेडी हायर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ऐड हैं। लिहाजा इस केस में मेरे पास जो प्रोडक्ट नंबर 1 है वो करेक्ट होगा, जिसको मैंने टिक मार्क किया हुआ है, और जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा वो गलत होगा, जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्रॉस मार्क किया हुआ है। फ़र्ज़ किया आपके पास पेपर में सेम रिएक्शन आता है, आप इसको प्रोसीड करते हैं एंटी मार्कोनिस्कोव रूल की बेस पे, मतलब कि हाइड्रोजन को उस कार्बन के साथ ऐड कर देते हैं जिसके साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन का नंबर कम है, तो ये रिएक्शन बिल्कुल रॉन्ग वे में जाएगा। आपने सिंपली करना क्या है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, मार्कोनिस्कोव रूल सिंपल कहता है कि हाइड्रोजन को उस कार्बन पे ऐड करें जिस पे हाइड्रोजन का नंबर ऑलरेडी ज़्यादा है, और हाइड्रोक्सिल को उस पोजीशन पे ऐड करें जिस कार्बन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन का नंबर कम है। इस केस में सिंपली आप देखें कि जहाँ पर मेरे पास CH ग्रुप लगा था डबल बॉन्ड विद CH2, उस CH के साथ मैंने OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किया है, और जो CH2 है उसके साथ मैंने हाइड्रोजन ऐड किया है, मार्कोनिस्कोव रूल को फॉलो किया है, लिहाजा ये प्रोडक्ट मेरे पास करेक्ट होगा। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड अल्काइंस। सिंपली अल्काइंस आर द हाइड्रोकार्बन कॉन्टेनिंग एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। इसी ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जो जनरल फार्मूला है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, CnH2n-2। अगर सिंपल मेंबर की तरफ जाएं अल्काइन के, तो वो है इथाइन, जिसे हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, जिसमें 2 कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा विद बोथ हैविंग 1 हाइड्रोजन एटम। नीचे कमर्शियल इंपॉर्टेंस गिवन है इथाइन की। सिंपली वो कहते हैं कि इथाइन को यानी कि एसिटाइलिन को कटिंग और वेल्डिंग मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब जब भी हम इसको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ, तो हम कहते हैं कि जो एसिटाइलिन है वो बर्न करेगी विद ब्लूइश कलर फ्लेम, जिसका टेम्परेचर काफ़ी हायर होता है, अराउंड 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम भी कहते हैं। अब हमें पता है कि क्योंकि कटिंग के लिए या फिर वेल्डिंग के लिए हायर टेम्परेचर रिक्वायर होता है, इसीलिए एसिटाइलिन को प्रेफर किया जाता है। बिसाइड डैट हमारे पास एक और एप्लीकेशन भी है एसिटाइलिन की, डैट इज़ आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आपने अक्सर नोट किया होगा फ्रूट्स के साथ एक पैकेट मिलता है, और वो पैकेट कंटेन करता है कैल्शियम कार्बाइड। अब इसका काम क्या है कि जब भी कैल्शियम कार्बाइड इन कांटेक्ट आता है विद मॉइस्चर, तो ये प्रोड्यूस करेगा इथाइन गैस, और ये इथाइन गैस ही है जो आर्टिफिशियली प्रेफर करती है या प्रोमोट करती है फ्रूट्स की राइपनिंग को, यानी कि उनको पकाने में मदद देती है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंशिएटिंग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं, अब फिर से हम एक बार डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। वो मेंशन करते हैं कि हम ब्रोमीन वाटर ऐड करके इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सिंपली क्या करेंगे, हम ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में और ऑब्ज़र्व करेंगे कलर चेंज को। फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, ऐड ब्रोमीन वाटर टू द हाइड्रोकार्बन सैंपल। हमारे पास हाइड्रोकार्बन के सैंपल हैं, मैं सपोज़ करती हूँ अगेन कि मेरे पास एक सैंपल है अल्केन का, एक है अल्काइन का। इन दोनों सैंपल्स में मैंने ब्रोमीन वाटर ऐड किया है, और अब मैं कलर चेंज को ऑब्ज़र्व करूँगी। और इस केस में मेरी ऑब्ज़र्वेशन क्या होगी कि मुझे पता होगा वो सोल्यूशन जो डीकलराइज होगा वो होगा मेरे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने पीछे डिस्कस किया क्योंकि अल्काइन है या अल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। हमें पता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ईजिली एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, लिहाजा अनसैचुरेशन में ईजिली ब्रोमीन ऐड होगा और जो ब्रोमीन का कलर है वो डिसअपीयर होगा और हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट में या कलरलेस सोल्यूशन में कन्वर्ट होगा।
नीचे आपको केमिकल इक्वेशन गिवन है फॉर अल्कीन, अल्काइन एंड फॉर अल्केन। अल्कीन के केस में हमने डिस्कस किया है कि डाई ब्रोमीन, यानी कि हम कहते हैं कि डायटोमिक ब्रोमीन ऐड अप होगा। एक ब्रोमीन मूव करेगा टुवर्ड 1 कार्बन और सेकंड ब्रोमीन मूव करेगा टुवर्ड सेकंड कार्बन। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास वेसिनल डाइहैलाइड बनेगा। सेम रिएक्शन होगा फॉर अल्काइन। अल्काइन को जब हम रिएक्ट करेंगे डाई एटॉमिक ब्रोमीन के साथ, और डाई एटॉमिक ब्रोमीन के भी हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे। इस केस में होगा क्या, फर्स्ट एक जो मॉलिक्यूल होगा ब्रोमीन का वो ऐड करेगा अक्रॉस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करेगा टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस केस में हमारे पास एडजेसेंट कार्बन एटम पे 2 ब्रोमीन के एटम्स ऐड होंगे और वेसिनल डाइहैलाइड बनेगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा, हमारे पास दोबारा हम एक और मॉलिक्यूल ऐड करेंगे ब्रोमीन का, डायटोमिक ब्रोमीन को ऐड करेंगे अगेन। इस केस में अगेन जो डबल बॉन्ड होगा वो सिंगल में कन्वर्ट होगा, यानी कि ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा। फर्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा टू डबल बॉन्ड और सेकंड स्टेप में डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा टू द सिंगल बॉन्ड। और अगर अल्केन के लिए हम ये रिएक्शन देखें तो हम कहते हैं ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। वाई? क्योंकि हमें पता है अल्केन में अनसैचुरेशन प्रेजेंट ही नहीं है, वहाँ पर सैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, यानी कि कार्बन कार्बन ऑल सिंगल बॉन्ड्स हैं। अब सिंगल बॉन्ड को मज़ीद हम तोड़ के ऐसे तो नहीं कर सकते कि कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड ही ना रहे और हम ब्रोमीन ऐड कर दें, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा हम कहते हैं कि ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। सैचुरेशन को मज़ीद हम सैचुरेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अनसैचुरेशन होगी, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ही हम उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिहाजा हम कहते हैं कि जो अल्केन है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते और कलर चेंज हम ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे। अगर वो सैंपल जिसमें कलर चेंज अपीयर नहीं हुआ, हमें पता चलेगा कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि वो अल्केन है। सेकेंड मेथड इज़ पेयर्स टेस्ट। अब पेयर्स टेस्ट में अगेन हम पोटाशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 को यूज़ करेंगे। एज़ वी नो कि पोटाशियम परमैंगनेट का कलर है पिंक। अब जब हम पोटाशियम परमैंगनेट को ऐड करेंगे टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जैसे कि अल्कीन, स्पेशली अल्कीन, नॉट अल्काइंस, हमारे पास कलर चेंज ऑब्ज़र्व होगा क्या कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऐड होंगे टू अल्कीन और अल्कीन का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास वेसिनल डायोल्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास जब पिंक कलर KMnO4 का डिसअपियर होगा, साथ ही साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेसिपिटेट बढ़ना स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल सोल्यूशन पिंक से ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट होगा। ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर भी डिटेक्शन के लिए मस्ट है कि हम जो KMnO4 यूज़ कर रहे हैं पोटाशियम परमैंगनेट, वो कोल्ड डाइल्यूटेड अल्कलाइन KMnO4 हो। अगर हम इस केस में हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 यूज़ करेंगे तो हम कहते हैं कि ओवरऑल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसकी क्लीवेज हो सकती है, मतलब कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो उसको कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दे, मतलब कि हमें हमारा डिज़ायर्ड वेसिनल डायोल नहीं मिलेगा। और अगर इसका रिएक्शन होगा विद अल्काइन तो भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि हाँ आया हमारे पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि कलर चेंज वहाँ पर भी अपीयर नहीं होगा। हमारे पास वो भी उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कीटोन्स में कन्वर्ट करेगा। सिंपली वी कैन से कि अगर हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट करना है तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, चाहे वो अल्कीन हो या चाहे वो अल्काइन हो। पर KMnO4 के केस में हम स्पेसिफिकली अल्कीन को ही डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 9.1, जिसमें हमने डिफ्रेंशिएट करना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। पर उन्होंने अब हमें यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स दे दिए हैं। वो कहते हैं कि सैचुरेटेड है हमारे पास बटर और अनसैचुरेटेड है वेजिटेबल ऑयल। सबसे पहले हम देखते हैं कि बटर जो कि सॉलिड फॉर्म में है सैचुरेटेड ही क्यों होता है, और वेजिटेबल ऑयल जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है अनसैचुरेटेड क्यों होता है। इसका एक रीज़न ये है कि हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें कोई भी बेंट नहीं आता, मतलब कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अगर स्ट्रेट चेन है, वो बीच में कोई फोल्डिंग भी नहीं आ रही, हम कहते हैं तो कार्बन कार्बन एटम टाइटली बाउंड होंगे एक दूसरे के साथ, जो उसको
सॉलिड बनाएगा एट रूम टेम्परेचर। ऑन द अदर हैंड अगर हम वेजिटेबल ऑयल को देखें तो उसमें काफ़ी सारे बेंड्स आ रहे होते हैं। उन बेंड्स की वजह से हमारे पास कार्बन एटम टाइटली बाउंड नहीं होते एक दूसरे के साथ। एज अ रिज़ल्ट दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। डिटेक्शन के लिए हमारे पास प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं, वेजिटेबल ऑयल, बटर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट ही हम करेंगे। बाकी कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जो हमें चाहिए, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। देन आते हैं हम प्रोसीजर की तरफ। फर्स्ट वी विल टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, जिसमें एक में हम अपना वेजिटेबल ऑयल कलेक्ट करेंगे स्मॉल क्वांटिटी में। हम पर डिपेंड करता है, हम 5 ml लेते हैं, 10 ml लेते हैं, 8 ml लेते हैं, 7 ml लेते हैं और उसको लेबल करेंगे एज वेजिटेबल ऑयल। ऑन द अदर हैंड सेकंड टेस्ट ट्यूब में हम स्मॉल अमाउंट में बटर कलेक्ट करते हैं और उसको भी लेबल करते हैं एज बटर। देन वी विल ऐड ब्रोमीन वाटर टू बोथ टेस्ट ट्यूब्स और कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। हमें पता चलेगा कि जो वेजिटेबल ऑयल है उसका जो कलर है ब्राउनिश कलर ऑफ ब्रोमीन वो डिसअपियर होगा या लाइटन होगा, लाइट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जिस टेस्ट ट्यूब में बटर है उसका कलर सेम रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड जबकि जो बटर है वो सैचुरेटेड है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट टॉपिक, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि बनती है फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिज्म, जिसमें आता है कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। फर्स्ट वन इज़ कोल। सिंपल सा पैराग्राफ है। दे आर सेइंग डेड प्लांट्स, एनिमल्स और रॉक्स सब पाइल्ड अप होंगे, या हम कहते हैं कि मर्ज होंगे और एक लेयर फॉर्म होगी जिसे हम कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिट, जो कि है कोल हमारे पास। अब ये वन ऑफ द मेजर सोर्स है ऑफ एनर्जी और हमें पता है कि कोल की लिमिटेड सोर्सेज हैं बिकॉज इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू डेवलप, लिहाजा ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स होगी। सेकेंड वन इज़ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस सेम वही गैस है जो हम अपने स्टोव्स में यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग और ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। मेनली हम कहते हैं कि जो हायर प्रोपोर्शन है इसमें वो होती है मीथेन की, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ हायर अल्केन आर ऑल्सो द पार्ट। जैसे कि हम बात करें इथेन की, प्रोपेन की, ब्यूटेन की, वो भी नेचुरल गैस का पार्ट ही होंगे। इसके अलावा कुछ ट्रेस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड भी और हीलियम भी इसी का पार्ट होते हैं। इसको मेनली हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट्स में एज अ फ्यूल इसे यूज़ किया जाता है, व्हीकल्स में इसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। लास्ट वन इज़ पेट्रोलियम। अब जो वर्ड पेट्रोलियम है वो लैटिन वर्ड से निकला है। 2 वर्ड्स हैं, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा मीन रॉक्स एंड ओलियम मीन ऑयल। इसे ही हम क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। अब पेट्रोलियम जो है हमारे पास थिक डार्क लिक्विड होता है जो मेनली डिफरेंट हाइड्रोकार्बन से कंपोज हुआ होता है। जो हमने नेचुरल गैस डिस्कस की है वो भी है एक पार्ट ऑफ पेट्रोलियम ही। फर्स्ट हम कहते हैं कि अगर हमें पेट्रोलियम चाहिए या क्रूड ऑयल चाहिए तो हम अर्थ क्रस्ट में डीप इनसाइड ड्रिल करेंगे। ड्रिलिंग से फर्स्ट प्रेशर से नेचुरल गैस इमर्ज होगी, उसके बाद हमें मिलेगा हमारा नेक्स्ट कंपाउंड जो कि है क्रूड ऑयल। अच्छा, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अक्सर हम सर्दियों में पेट्रोलियम जेली यूज़ करते हैं अपने लिप्स को ड्राई होने से बचाने के लिए और हाथों को मॉइस्चराइज़ करने के लिए। और ये जो पेट्रोलियम जेली है ये इसी क्रूड ऑयल या हम कहते हैं कि पेट्रोलियम का रेजिड्यू होता है जो हम यूज़ करते हैं। अक्सर आपने उसको जब स्मेल किया हो तो हम कहते हैं कि पंजेंट पेट्रोल लाइक एरोमा हमें मिलता है उसमें से। मतलब ये है कि ये उसी पेट्रोलियम का रेजिड्यू होता है जिसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ सेपरेटिंग क्रूड ऑयल। हम अब इस क्रूड ऑयल को सेपरेट कैसे करेंगे? इसका सेपरेशन का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल मतलब हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलेंगी इसमें, और डिस्टिलेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें हम फर्स्ट कोई भी लिक्विड है उसको बॉयल करेंगे ताकि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो और दोबारा उन वेपर्स को कंडेंस बैक किया जाता है
ताकि हम उसमें से एक तरह से इम्प्योरिटी वगैरह को ख़त्म कर सकें और उसको दोबारा कंडेंस पैक करके यूज़ कर सकें। अब यहाँ पर हम इम्प्योरिटी तो नहीं कह सकते, हम कहते हैं कि क्रूड ऑयल है, मिक्सचर है इसमें हाइड्रोकार्बन का। हर एक फ्रैक्शन को हमने अलग करना है, सेपरेट करना है। और सेपरेट हम किस बेस पे करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। हमें पता है कि हर फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, लिहाजा उस बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे हम इन फ्रैक्शंस को अलग अलग करते हैं। अब इस सेपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनेटिंग टॉवर, जिसका टेम्परेचर बॉटम में तो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब कि जो बॉटम का टेम्परेचर है वो काफ़ी हायर होगा। जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे टू द टॉप ऑफ द टॉवर, वहाँ के टेम्परेचर में हम डाउनफॉल देखेंगे, मतलब कि वहाँ का टेम्परेचर कंपैरेटिवली लोअर होगा। अगर बॉटम टेम्परेचर देखा जाए तो वो होता है अप्रोक्सीमेटली 350 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और टॉप ऑफ टॉवर जो टेम्परेचर होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 20 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्स्ट एट द बॉटम जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता जाएगा वो वेपर्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होगा। उसके बाद वो दोबारा वहीं पर कंडेंस बैक होगा और एक फ्रैक्शन हमें मिलेगी उसकी। हमारे पास जिन फ्रैक्शंस का बॉइलिंग पॉइंट हायर है, फर्स्ट उनकी फ्रैक्शन हमें मिलेगी, मतलब कि वो कंडेंस बैक होंगे और एज अ फ्रैक्शन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। देन वी विल ऑब्टेन द फ्रैक्शंस दैट हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। हम कहते हैं कि मेनली वो फ्रैक्शंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट हायर है, उसके पीछे रीज़न यही है कि हमारे पास कार्बन चेन लंबी है, मतलब कि जो चेन है हाइड्रोकार्बन की उसमें काफ़ी कार्बन एटम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट भी हायर ही होगा। जैसे जैसे हम ऑन द टॉप ऑफ द टावर मूव करेंगे, हमारे पास जो चेन है हाइड्रोकार्बन की वो कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कम, लिहाजा जो मोलिकुलर मास है वो कम। मोलिकुलर मास कम तो हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो भी कम होंगे, लिहाजा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी एज मच स्ट्रोंगर नहीं रहेंगी इसमें, लिहाजा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास कम ही होगा। इस टेबल में मुख्तलिफ फ्रैक्शंस, उनके नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, बॉइलिंग पॉइंट और कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंस मेंशन है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड लास्ट सेल्फ असेसमेंट 9.5। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। हमने उन सब फ्रैक्शंस के नाम लिखने हैं जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करते हैं, मतलब कि जो ऊपर हमारे पास ओवरऑल टेबल में सब फ्रैक्शंस मेंशन है वो सब इसमें आएंगी। सेकंड क्वेश्चन इज़ लिस्ट वन यूज़ ऑफ ईच पेट्रोलियम फ्रैक्शन। हर एक फ्रैक्शन जो हमें मिली है उसका क्या यूज़ है, उसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है, वो इसमें मेंशन करेंगे आप। एंड द लास्ट वन इज़ हाउ इज़ पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड। ये आपने वो प्रोसेस बताना है कि किस तरह हमें पेट्रोलियम मिलता है, मतलब कि हम ड्रिलिंग करते हैं अर्थ क्रस्ट में, और जो सारा प्रोसीजर है वो सब इसमें आएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।